सभी को नमस्कार। जैसा हम लोग पिछले वीडियो में स्वर के बारे में वर्ण विचार के अंतर्गत अध्ययन किया था, उसमें स्वर से संबंधित प्रश्न कितने बन सकते हैं उसको हम लोगों ने देखा था। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन है क्या। व्यंजन से संबंधित जो भी खंड है, आज के पूरे वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो व्यंजन से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो समस्त प्रश्न को हल करना बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। तो व्यंजन है क्या? तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन है क्या? स्वर की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण क्या होता है? वह व्यंजन कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि बिना स्वर के सहयोग से व्यंजन, बिना स्वर के सहयोग से हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते। स्वर का उच्चारण करने में किसी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन को उच्चारित करने में, व्यंजन को बोलने में स्वर की आवश्यकता होती है। अब हम व्यंजन के वर्गीकरण की बात करते हैं। तो जब व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जैसा बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो इसका उच्चारण करते समय होता क्या है? वायु फेफड़ों से निकलकर क्या निकलती है? वायु फेफड़ों से निकलकर मुख विवर के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए, के विभिन्न स्थान को क्या करती है? स्पर्श करते हुए वह बाहर की ओर निकलती है। तो अब जब हम मुख विवर की बात करते हैं, या हमारा जो वाग्यंत्र है, मुख विवर कहें या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा वाग्यंत्र है, तो उस वाग्यंत्र से जो भी हमारा कंठ से लेकर ओष्ठ और नासिका तक की हम बात करते हैं, तो उसमें जो वायु निकलती है, जैसे हम बात करें यदि तो यहां ये हमारा कंठ क्षेत्र है और यहां ये हमारा दांत का है, ये ऊपर मूर्धा और तालुक के खंड को होते हुए वायु हमारा यहां फेफड़ों से निकलती है, इधर से वायु निकलती है। तो सबसे पहले वह कहाँ जाती है? वह कंठ को स्पर्श करती है। मुख विवर में जब मुख क्षेत्र में देखते हैं तो छत का ऊपरी भाग जो है, यानी मुख का ऊपरी भाग, उसका पिछला भाग वो क्या होता है? तालु होता है। और अगला भाग क्या कहलाता है? अगला भाग मूर्धा। तो जो वायु फेफड़ों से निकलती है, कंठ, तालु, फिर किधर जाती है? मूर्धा। मूर्धा के बाद वह किधर जाती है? वह दांत, और लास्ट में वह आपके ओष्ठ को, ये आपका दंत है और ये क्या है? ये आपके ओष्ठ। इन भागों को स्पर्श करते हुए व्यंजन की बात हमने किया कि जब वायु आपका फेफड़ों से निकलता है तो वाग्यंत्र के विभिन्न स्थान को स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है। तो उसका जो क्रम है, उसका क्रम आपका यही है। क्या? कंठ, तालु, मूर्धा जो क्रम आपका होता है, सबसे पहले किसकी बात करेगा? कंठ। कंठ से वो जाएगा किधर? तालु। तालु से आगे बढ़ेगा तो वह मूर्धा, और मूर्धा से आगे बढ़ेगा तो दांत या दंत, और दंत से आगे बढ़ेगा तो ओष्ठ। ये आपका क्या है? ये आपका वायु के निकलने का सही क्रम है। तो इसमें ये तो हमने व्यंजन के उच्चारण में जो हमारी वायु निकलती है, मुख विवर या वाग्यंत्र के विभिन्न अंगों को स्पर्श करती है, उसका क्रम हमने देखा। तो यहाँ जब हम
इनका वर्गीकरण करते हैं व्यंजन का, तो व्यंजन का वर्गीकरण में सबसे पहले यही खंड आता है कि जो यह इन विभिन्न स्थानों को कहाँ से, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा ओष्ठ, इन 5 स्थानों को स्पर्श करते हुए जाती है, तो व्यंजन का पहला खंड जो बनता है उसी को हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। तो इनके आधार पर व्यंजन का पहला खंड हमारा कौन सा हुआ, स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन में जो आपके क्रम थे वही कौन कौन से, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ये जो हमारा क्रम है, तो इसमें आपका जो वर्ण का क्रम चलता है, तो कंठ में हमारा का से लेकर ग तक, का, ख, ग, घ, अंग। तालु में चा वर्ग पूरा आएगा, च, छ, ज, झ, या। मूर्धा में ट, ठ, ड, ढ, ण। दंत में ता, ता, था, द, ध, न। और ओष्ठ में प, फ, ब, भ और म। तो यहाँ आपने एक चीज़ और गौर किया कि हमने जितने भी ये वर्ण के प्रतीक यानी ध्वनि के प्रतीक लिखा, वर्णों को लिखा, वह सब हलंत युक्त लिखा। हलंत का आशय ये होता है कि वह अर्ध अक्षर है, अर्ध भाग है, अर्धवर्ण है। तो यहाँ ये मूल वर्ण है, मूल व्यंजन। यहाँ एक प्रश्न आपका ये भी इससे भी संबंधित होता है कि जो हमारा मूल व्यंजन होता है वह क्या किस रूप में होता है, वह अर्ध रूप में होता है। जितने भी मूल व्यंजन होंगे वो किस में होंगे, अर्ध रूप में। तो यह देखिए आपका पूरा एक वर्ग का रूप लेता है, इसीलिए स्पर्शी व्यंजन को ही हम क्या कहते हैं, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका एक वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। इसके बाद फिर आपका आता है दूसरा, व्यंजन के वर्गीकरण में दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का आशय यह है कि जब उसका हम उच्चारण करते हैं तो वायु अंतस्थ भाग में रुकती है, रुकने का आभास देती है, तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें 4 वर्ण हैं, कौन कौन से, एक आपका या है, वा, एक आपका रा है और एक आपका ला है। तो या और वा इन दो को एक साथ रखा है क्योंकि या और वा को क्या कहा जाता है, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है अर्धस्वर, क्योंकि यह कभी स्वर और कभी व्यंजन की ध्वनि को निकालता है। यानी इससे जो ध्वनि उच्चरित होती है तो वह कभी स्वर तो कभी व्यंजन ध्वनि, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, या और वा को हम कहते हैं वह अर्धस्वर है। रा जो है, जब आप देखिए रा का उच्चारण करिए र, तो जिह्वा उच्चारण में तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है, तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, इसे लुंठित वर्ण कहा गया। रा को क्या कहा गया, रा को लुंठित वर्ण कहा गया। क्यों, क्योंकि जिह्वा उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण में जिह्वा तालु से
लुढ़क कर स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे लुंठित वर्ण कहते हैं। वहीं ल की बात करें तो आप ल का उच्चारण कीजिए, ल, तो देखिए उच्चारण में जो हवा निकलती है, यानी उच्चारण के समय जब हवा निकलती है तो वह जीभ के पार्श्व से, यानी जीभ के बगल से निकल जाती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया, ला को कहा गया पार्श्विक वर्ण। क्यों? क्योंकि यह वायु क्या होती है, जीभ के पार्श्व से, जीभ के पार्श्व से वायु निकलती है। तो अंतस्थ में पहली चीज तो ये कि अंतस्थ व्यंजन में 4 व्यंजन हैं, या, व, र, ल। फिर उसमें भी या व अर्धस्वर है। क्यों? क्योंकि कभी स्वर और कभी व्यंजन की ध्वनि। रा क्या है, लुंठित है। क्यों? क्योंकि यह जब उच्चारण होता है तो जिह्वा तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती है। और ला जो है पार्श्विक वर्ण में आता है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में वायु जीभ के बगल अर्थात पार्श्व भाग से निकल जाती है। व्यंजन के वर्गीकरण में हमारा अगला खंड जो आता है वह आपका आता है ऊष्मीय, या उसी को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसे ऊष्मीय या संघर्षी क्यों कहते हैं कि इन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं, अर्थात इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो वायु हमारे मुख का जो वाग् यंत्र है या मुख विवर है, उसके विभिन्न स्थानों या किन्हीं स्थानों पर रगड़ कर निकलती है, अर्थात वहां संघर्ष करके निकलती है। और जहां पर भी हम रगड़ या संघर्ष करते हैं तो वहां पर क्या होती है, वहां ऊष्मा निकलती है। तो उससे हम ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके 4 व्यंजन हैं। कौन कौन से? आपके तीनों श और हा, ये आपके कौन से हैं? ये संघर्षी या ऊष्मीय है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके बाद आपका वर्णमाला में जो आता है वह आपका आता है संयुक्त व्यंजन। तो नाम से ही क्लियर है, संयुक्त यानी एक से अधिक वर्णों का योग, एक से अधिक व्यंजनों का योग। तो संयुक्त व्यंजन में वर्णमाला में हमारे यहां कितने उपयोग हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र ये हमारे संयुक्त हैं। तो संयुक्त व्यंजन या इसी को हम आप संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। तो यहां जो ये छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनका जब आप उच्चारण करिए तो उच्चारण में ही किन वर्णों का योग है वो अपने आप स्पष्ट होता है। जैसे हम उच्चारण करते हैं कक्षा, तो का और श, तो इसमें जो क्षा का संयुक्त रूप है वह किसका है? वह का और मूर्धन्य क्षा का है। त्रा जो है वह ता और रा का योग है। ज्ञा जो है वो जा और या का योग है। और श्रा जो है वह तालव्य शा और रा का योग है। तो यहां ये संयुक्त, तो संयुक्त व्यंजन की एक लाइन की अगर आप ध्यान में रख लीजिए तो वो हमेशा आपको संयुक्ताक्षर या संयुक्त वर्ण या संयुक्त व्यंजन का एकदम स्पष्ट किए रहेगा कि जिस वर्ण का उच्चारण पहले होता है वह आधा होता है और जिस वर्ण का उच्चारण बाद में होता है वह पूर्ण होता है। यहां हमने दोनों अर्ध रूप में लिया है क्योंकि हम यहां हलंत युक्त की बात किए। यही जब हम संयुक्त की बात करते इस तरह से लिखते कि छ, तो ये इसमें आपके 3 ध्वनियां हैं। कौन कौन सी? इसमें का है, मूर्धन्य शा है और आ है। तो शा और आ ये दोनों मिलके आपके पूर्ण रूप को प्रदर्शित कर रहे हैं और का आधा है।
तो यहां यही चीज मैं बता रहा था कि जिस ध्वनि का उच्चारण यानी जिस वर्ण को पहले उच्चारित किया जाएगा वह अर्ध रूप में होगा और जो बाद में उच्चारित होगा वह पूर्ण रूप में होगा। उसी तरह ता रा का योग है, जा या का योग है और श रा का योग है। तो इस तरह यदि हम देखते हैं कि कुल हमारे अभी तक जो हम लोगों ने अध्ययन किया, कल स्वर की बात किया था, स्वर के अंतर्गत 11 स्वर की चर्चा हुई थी। कल हम लोगों ने बात किया था किसकी, स्वर की संख्या 11 की बात किया था। उसके बाद आज बात किया हमने व्यंजन। तो व्यंजन में मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, 33, जिसमें आपका स्पर्शी, अंतस्थ और ऊष्म 3 आपके 25, 4 29, 4 33। उसके बाद हमने बात किया किसका, संयुक्त 4। तो यहां जो बात हुई वह हमारी 11, 33 और 4। तो ये 33, 11, 44, 4, 48। अब यहां दो चीजें बची। एक आपका आता है अयोगवाह। अगला वर्गीकरण में अगली बात आती है हमारी अयोगवाह। अयोगवाह का मतलब यहां क्या है कि अयोगवाह का जो भाव निकलता है कि वह बिना किसी के साथ लगे हुए वह स्वयं में नहीं चल सकता, अर्थात वह किसी न किसी के साथ जुड़ा हुआ है। अर्थात अयोगवाह के अंतर्गत जो वर्ण हैं वह वर्ण क्या होते हैं, वह किसी स्वर या व्यंजन के द्वारा ढोए जाते हैं। तो इसमें अयोगवाह में आपके दो वर्ण आते हैं, एक आपका आता है अंग और दूसरा आपका आता है अह। अंग को हम क्या कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को क्या कहते हैं, अह को विसर्ग कहते हैं। इसमें अयोगवाह आपके दो जुड़ गए, अयोगवाह जिसमें एक अनुस्वार और एक विसर्ग। उसके बाद दो आपके आते हैं जिसे हम कहते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो उच्छिप्त में जो वर्गीय वर्ण के टा वर्ग के वर्ण हैं जिसमें डा और ढा, इसमें नीचे एक गुण और बढ़ा देते हैं बिंदी का। तो इसी उच्छिप्त को इसीलिए एक नाम और जाना जाता है, क्या, द्विगुण व्यंजन। इसी को उच्छिप्त कहें या द्विगुण व्यंजन कहें। तो यह क्या है, यह डा और ढा के नीचे एक बिंदी लगा देते हैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं जैसे लड़का। अगर बिंदी को न लगाएं तो यह लड़का के स्थान पर लड़का हो जाएगा। उसी तरह पढ़ना, अगर ये बिंदी न लगाएं तो उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, उसका उच्चारण दूसरा हो जाएगा, उसकी ध्वनि दूसरी हो जाएगी और उच्चारण दोष हो जाएगा। तो इस तरह द्विगुण या उच्छिप्त की बात करें तो यहाँ पर यह है 2। तो अब आप देखिए कुल संख्या हमारी जो आती है 11, 33, 44, 4, 48, 2, 50, 2, 52। ये 52 वर्ण हमारी वर्णमाला के हैं। तो दोस्तों आज के क्रम में व्यंजन के खंड को हमने ले के पूरा रूप रखा। अब अगले खंड में हम उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का विभाजन देखेंगे। धन्यवाद।